Hello friends, welcome to Study Krida. This is a class of Human Resource Management and today we are going to discuss about the training and development and the remaining part of the induction process and induction topic and some new other term we are going to discuss. And for if you have any problem and suggestion and want to contact us, then you can send us an email on studykrida@gmail.com. This is our email ID where we are responding to each and every query. आप हमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सजेशन अगर देना चाहते हैं तो स्टडी क्रीडा पे आप हमें दे सकते हैं. और सेकंड ऑप्शन, यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज. दिस इज़ एफ बी पेज. You can like our Facebook page. The link is in description option below the video. वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ से फेसबुक पेज पे जाके उसे लाइक कर सकते हैं एंड वहाँ अपना कोई भी वहाँ भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपने कोई भी सजेशन दे सकते हैं. अपना कोई भी आपने कुछ अपने से मेहनत करके कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं मटेरियल तो वहाँ शेयर कर सकते हैं. हम अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, आपकी मेहनत को और बताएंगे. फीडबैक मिलेगा आपको कि आप कैसे कर रहे हैं या मटेरियल कितना अच्छा है, ठीक है. दूसरा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. सो दीज आर द ऑप्शन वेयर यू कैन शेयर योर क्वेरी. इसके अलावा अगर फेसबुक पेज पे अगर आप हमें लाइक करते हैं फेस पेज को तो आपको वहाँ मैं क्वेश्चन पुटअप करना शुरू किया है मैंने कल से. यस्टरडे आई हैव पुट 4 क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको चैप्टर को मैं बाद में लूँगा. तो मैं आपकी नॉलेज को एनालाइज करने के लिए कि आपको कितना पता है और आपको बताने के लिए आपको कौन कौन टॉपिक पे आपको स्पेशल फोकस देना है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ 4 क्वेश्चन वहाँ अपलोड किए थे और मैं कोशिश करूँगा कि डेली वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से अपलोड करूँ और आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन को साथ में लेके चलता रहूँ सारे सब्जेक्ट्स की. ऑलराइट, बट करने का मज़ा तभी है जब आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे. आप में से कुछ लोग मेरे को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे को मेल कर रहे हैं. सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट फिर भी उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जितना से एक्सपेक्टेड था. आप लोग मुझसे मटेरियल मांग रहे हैं, क्वेश्चंस मांग रहे हैं और पर आप जो मैंने कहा है या जो मैंने बताया है पहले आप उसको सॉल्व करिए, उसको भेजिए अच्छे से. तभी आपके लिए फिर अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपसे डबल मेहनत करूँगा, ठीक है. और प्रिपरेशन के लिए भी ये तरीका यही है कि हमें किसी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए. अब आप देखिए, हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए वो ये सब काम करते हैं ताकि उनकी कमियां दूर हो और वो अच्छे से वर्क कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्लियर द नेट एग्ज़ाम. ऑलराइट, तो हमें भी अपने आप को चेक करना चाहिए. चेक करने के लिए क्या है कि जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ या जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ उनके बारे में आप लिखो, बताओ मेरे को, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, रिटेंशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ध्यान आ जाएंगी, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में. तो ये सब जो किया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है. आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और आपको फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा कि आपको कोई एग्ज़ाम रोक के दिखा दे क्लियर करने से. सो मैं आपको फिर एक बार समझा रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं फेसबुक पे या फिर मैं यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके आंसर भेजिए और जुड़े रहिए, ठीक है. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. फिर बोल देता हूँ, जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें. यूट्यूब चैनल के नीचे सब ऐसे रहेगा, आपको इमेज दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना और बेल आइकन होगा तो उस पर भी कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई स्टडी क्रीडा का वीडियो अपलोड होगा. तो मार्केटिंग क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है. चलो, अगर टाइम मिलता है तो सब बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो लास्ट टाइम हमारा इंडक्शन रह गया था. सो इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटेशन. इट इज़ डिफाइंड टू प्रोवाइड अ न्यू एम्प्लॉय विद द इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू फंक्शन कंफर्टेबली एंड इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन. It is tasked of introducing the new employee to the organization and its policy, procedure and rules. Types of induction: informal induction, formal, general, specific, follow. So ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था सब. एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके बता देता हूँ क्योंकि यार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना है. कि इंडक्शन बेसिकली एक वेलकमिंग प्रोसेस है एम्प्लॉई का
इसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ब्रांचेस हैं, लोकेशन क्या क्या हैं, और ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या है, सेफ्टी मेजर अगर आपको ऐसा काम है जहाँ पे सावधानी रखनी है तो उसके लिए सेफ्टी प्रोसीजर क्या क्या है, तो इन सब बारे में बताया जाता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन हाई होता है, वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को समझ जाता है। जब कोई एक न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसकी वैल्यूज़ अलग होती हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ अलग होती हैं। वैल्यूज़ क्या, जिस पे इंसान बिलीव करता है कि वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है अपनी वैल्यूज़ पे, कुछ एम्प्लॉय बिलीव करता है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट होंगी तो फिर वर्क नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉय चले आएगा और इनका एम्प्लॉय टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाएगा। तो एक और एम्प्लॉय को मोल्ड करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ में बिलीव करे और लिंक कर सके एम्प्लॉय वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू में, तो इसलिए इसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कि एम्प्लॉय को हेल्प की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने के लिए। तो ठीक है, इंडक्शन के बारे में, और इंडक्शन को ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये सब आपका हो चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सॉरी, ठीक है। Okay. Now the next topic is training. Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. According to the Filippo, training is the process by which manpower is filled for the particular job to perform. So this is the definition and the meaning of the training. ट्रेनिंग में क्या नाम है, पर्टिकुलर कोई स्किल्स होती है, उसको एक्वायर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपनी उस स्किल्स को एक्वायर कर सके और जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये एक सिंपल सा मीनिंग है ट्रेनिंग का। इसमें मैंने ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं लिखा है, वो मैं आपको पहले स्टार्टिंग की जब HRM की क्लास हुई थी वहाँ मैं आपको अच्छे से समझा चुका था कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ मैं ट्रेनिंग प्रोसेस को। इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के। तो ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको नीड असेसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। और नीड असेसमेंट में क्या होता है, आप ट्रेनिंग गैप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेनिंग गैप क्या है। ट्रेनिंग गैप मतलब कि जैसे कि एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और वहाँ एक्सेल का यूज़ आ गया है, अब एम्प्लॉय को एक्सेल आता नहीं है, तो ट्रेनिंग गैप क्या बन गया कि उसे एक्सेल सिखाना है, ठीक है। अब एक्सेल ट्रेनिंग गैप जब आइडेंटिफाई कर लिया, नीड असेसमेंट हो गई कि हाँ एक्सेल सिखाना है, उसके बाद क्या करेगा, प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिज़ाइन मतलब कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा उसे एक्सेल सिखाने का। उसमें हम डिसाइड करेंगे कहाँ सिखाना है, कैसे सिखाना है, ऑन द जॉब होगा, ऑफ द जॉब होगा, कौन उसका ट्रेनर होगा, क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, क्या टाइमिंग होगी, सब कुछ उसमें डिसाइड होगा। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि ट्रेनिंग होती है, फिर होते हैं इवैल्यूएशन कि उसने कितना सीखा उसे और कितना अप्लाई किया और कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और कितना ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ उस ट्रेनिंग से, ठीक है। सो और एक बात, जब नीड असेसमेंट करते हैं हम तो ज़रूरी नहीं कि पर्सनल लेवल पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ की हो, ये और पूरी नीड असेसमेंट होती है 3 लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, टास्क लेवल और पर्सनल लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं कि कहाँ के क्या क्या कमी की ज़रूरत आ रही है जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है। और टास्क एनालिसिस में जॉब को एनालाइज करते हैं, ठीक है, जॉब का कंटेंट्स को, नॉलेज, स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, इन सब चीज़ों को उसको हम देखते हैं। और पर्सनल लेवल पे या मैन पावर लेवल पे हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी केयरफुली एनालाइज, कि किस क्वालिटी के मैन पावर हमें ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस। और उसके बाद आते हैं हम ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। 2 टाइप के ट्रेनिंग मेथड होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। इस ऑफ द जॉब में सबसे पहले आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है जो कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये एक्सपर्ट क्या करता है, ये होती है सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए, ठीक है, जैसे कि क्लर्क वगैरह। तो इन जॉब्स में होती है और इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जिनको हम ट्रेन कर रहे होते हैं ये होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये ट्रेनिंग होती है काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा हो जाएगी अगर आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड की जाएगी
तो सबको एक साथ प्रोवाइड करा देते हैं। सेमी स्किल्ड जॉब होती है, एक्सपर्ट एक अपॉइंट किया जाता है जो कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसमें जो कि जॉब रिलेटेड थिंग्स होती हैं उसको सामने प्रेजेंट किया जाता है। जो जो एम्प्लॉय जॉब में प्रॉब्लम फेस करेगा वो उसको वही प्रॉब्लम उसको फेस कराई जाएंगी ट्रेनिंग में और उसको ट्रेन किया जाएगा। सो दिस इज़ द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एंड द नेक्स्ट इज़ कोचिंग। कोचिंग में एक कोच होता है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और एक तो कोचिंग और मेंटरिंग बेसिकली सेम थिंग है। मेंटरिंग में क्या होता है कि एक सेम आदमी होता कि 1-to-1 कोच ट्रेनिंग होती है। और कोचिंग में क्या होता है, एक सुपरवाइज़र होता है जो कि इम्पार्ट करता है जॉब नॉलेज एंड स्किल अपने सबॉर्डिनेट में। द एम्फेसिस इज़ इन कोचिंग और इंस्ट्रक्टिंग द सबॉर्डिनेट इज़ ऑन लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो एम्फेसिस दिया जाता है कि मतलब कि काम आप बेसिकली ये है ऑन द जॉब, तो काम करते करते इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, ये इफ़ेक्टिव है अगर सुपरवाइज़र के पास अच्छा सफिशिएंट टाइम है। अगर उसके पास टाइम है तभी तो वो जॉब करते करते सिखा पाएगा उसको भी, और वो भी जॉब करते करते सीख पाएगा। तो कोचिंग मेंटरिंग हो गया। जॉब रोटेशन में मतलब कि वो आपको पूरे वो अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज चाहिए। और जॉब रोटेशन से करने से क्या होता है कि बेसिकली एम्प्लॉय हर जॉब में वर्क करता है। ठीक है, अपने लेवल की हर जॉब में वर्क करता है। उससे क्या होता है, उसको उस जॉब के बारे में पता चल जाता है कि वो जॉब की इंपॉर्टेंस पता चलती है। बेसिकली कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय अपनी जॉब को बेकार समझता है या अपनी जॉब को ही बहुत ज़्यादा अच्छा समझने लगता है। तो अगर जॉब रोटेशन होगा तो वो सारी जॉब्स को समझेगा, तो वो अच्छे से एनालाइज कर पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में उन सब जॉब्स का क्या क्या रोल है। पर इसके लिए सफिशिएंट क्या है कि वो सब पे अच्छे से टाइम स्पेंड करे। ये नहीं कि तुरंत ट्रांसफ़र हो रहा है। जॉब रोटेशन फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या अंडर स्टडी। इसमें सुपरवाइज़र ट्रेनिंग देता है सबॉर्डिनेट को, जिसे बोलते हैं अंडर स्टडी या असिस्टेंट। तो इसमें सबॉर्डिनेट क्या होता है, एक्सपीरियंस लर्न करता है देख के कि उसका सुपरवाइज़र कैसे कर रहा है। ठीक है, सुपरवाइज़र भी उससे एडवाइस लेता है। बेसिकली जो सुपरवाइज़र वर्क करता है वो उसको सिखाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उससे सजेशन लेता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो वो एक अपने पूरे ग्रुप में से एक अंडर स्टडी चूज़ कर लेता है उसको, फिर उसको वो फ्यूचर रोल्स के लिए कभी वो अपसेंट हो जाए या बीमार हो जाए तो उसकी जगह वो ले सके और वो वर्क पूरा कर सके। तो इससे क्या होता है, पर इसका डीमेरिट ये है कि बाकी एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे और उनको लगेगा कि अब उनके प्रमोशन के चांसेस और कम हो गए हैं। और जो एम्प्लॉय अंडर स्टडी चूज़ हुआ है वो भी डीमोटिवेटेड फील कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता वो कब उस पोजीशन पे बैठेगा। वो इंतज़ार करेगा कि ये रिटायर हो तब मैं आऊँ। ठीक है, तो दैट इज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट आता है कमेटी असाइनमेंट। इसमें एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी असाइनमेंट में एक एडहॉक कमेटी होती है जो कि डिस्कस करती है और रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है और रिकमेंडेशन देती है। और इसके कमेटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये प्रॉब्लम को एक स्टडी करती है और प्रेजेंट करती है अपने सजेशन डिपार्टमेंटल हेड को। कमेटी असाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है एग्जीक्यूटिव को एजुकेट करने के लिए, उनको एक जनरल बैकग्राउंड बताने के लिए और बताने के लिए कि क्या बिहेवियर रिक्वायर्ड है किसी जो भी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं कमेटी असाइनमेंट में, जो जिस प्रॉब्लम के लिए कमेटी असाइनमेंट बनाई गई है उस प्रॉब्लम में उन एग्जीक्यूटिव को कैसे बिहेव करना है। तो ये सब सिखाया जाता है कमेटी असाइनमेंट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड में आता है सबसे पहले वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में रोल प्ले किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बैंक की जॉब के लिए ट्रेनिंग हो रही है। अगर बैंक की जॉब के लिए ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें क्या करते हैं, जो ट्रेनी होता है उसको एज ए फॉर एग्जांपल उसको काउंटर पे बैठा दिया और वहाँ ट्रेनर जो आता है वो एज ए कस्टमर बन के आता है और उससे जो एक कस्टमर जो क्वेश्चन पूछ सकता है उस तरीके के क्वेश्चंस बोलता है जो कि ट्रेनी को फेस करने पड़ सकते हैं जब वो जॉब करेगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेनर ट्रेनी से पूछता है। तो और फिर ट्रेनी को उसको रिस्पॉन्ड करना होता है और फिर वो ट्रेनर उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करेगा, एवेल्युएट करता है। ठीक है, और फीडबैक देता है कि कैसे उन्हें किस तरीके से बोलना चाहिए थे, क्या उन्होंने सही बोला या गलत बोला है या कैसे रिस्पॉन्ड किया है, क्या उनके एक्सप्रेशन थे। तो वो अच्छे से एवेल्युएशन करता है और प्रॉपर फीडबैक देता है कि राइट बिहेवियर क्या होना चाहिए था। ठीक है, सो ये एक तरीका हो गया आपका ट्रेनिंग करने का। फिर लेक्चर मेथड लाइक ए क्लासरूम, ये लार्ज ऑडियंस को कवर कर लेता है इजीली
ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेनीज़ होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं, सुनते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन अप्रोच, इसमें ना कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन अप्रोच में वेरियस वेरियस ट्रेनीज़ होते हैं, तो वहाँ से उनके सेवरल व्यूज़ मिलते हैं, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। तो सारे ट्रेनीज़ को एक दूसरे के आइडियाज़ पता चलते हैं, नई नई अप्रोचेस मिलती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो एक ये मेथड हो गया, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जिसमें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया जाता है उस एक प्रॉब्लम के लिए। उस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप सॉरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप। जब तक एम्प्लॉई एक स्टेप को पूरा नहीं कर लेता तब तक वो दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकता। ठीक है, लाइक एक KBC का MCQ कि फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी देन सेकंड पे आए, सेकंड करी तो थर्ड पे आए। पर यहाँ पे आप नीचे नहीं जाओगे, अगर गलत कर दिया ना तो आप ये नहीं कि फर्स्ट पे पहुँच जाओगे, आप जब तक वो थर्ड क्वालिफाई नहीं कर सकते तब तक फोर्थ पे नहीं आ पाओगे। तो इस तरीके से चलती है। तो ये क्या होता है कि ये अपनी सेल्फ पेस पे भी चला सकते हैं, जब हमारे पास टाइम है हम तब इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सो आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। इट इन्वॉल्व्स ऑल राउंड नॉलेज ऑफ ए पर्सन एंड फ्यूचर जॉब। It shapes attitude and impart technical and human conceptual skill. It is a planned effort to improve executive ability to handle a variety of assignments. तो डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, हम करंट परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं और करंट नीड्स को सॉल्व करने के लिए, करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो होता है करंट एज वेल एज फ्यूचर्स के लिए, कि करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से कैरी आउट कर सकें और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से कैरी आउट कर सकें जब ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कि आप करंट रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं और फ्यूचर के लिए भी एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं, उनमें टेक्निकल स्किल डेवलप करके, ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल को डेवलप करके। तो इट इज़ ए प्लान्ड एफर्ट जिसमें एग्जीक्यूटिव्स की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में जो अपर लेवल की जॉब है उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो अब आपको ये एक टेक्निक्स दिख रही होंगी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, कि हमें अगर डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो इन बास्केट एक्सरसाइज, बिजनेस गेम, केस स्टडी, ये 3 है। तो लेट डिस्कस इन बास्केट एक्सरसाइज। ठीक है, इन बास्केट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या होता है, the trainee is given certain incidents and his reaction are noted down. Some trainees may even play surprise role which interrupt the manager and give him 2 or more simultaneous problems and more like real on the job pressures. Through the feedback of his behavior, the trainee comes to know his behavior pattern and tries to overcome the one which is not productive and functional. बेसिकली हिंदी में आपको कहूँ तो इसमें ट्रेनिंग को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिन्हें उन्हें सॉल्व करना होता है, और जो क्या होता है ट्रेनर वो उनके जो रिएक्शंस होते हैं उनका जो अप्रोप्रिएट वे होता है उसको सॉल्व करने का उसे नोटेड डाउन करता है, और थोड़ा सा और एनालाइज करने के लिए उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है उस इंसिडेंट, जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं, जब वो फेस कर रहे होते हैं इंसिडेंट्स को, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और देखता है कि उन्होंने उन प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई थी तो उन्होंने कैसा बिहेव किया था। ठीक है, और फिर उन्हें फीडबैक देता है ताकि वो उसे एलिमिनेट करें, जो उनके जो नॉट डिज़ायरेबल रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, नॉट डिज़ायरेबल से मेरा मतलब है नॉट प्रोडक्टिव और फंक्शनल। ओके, नेक्स्ट इज़ केस स्टडी। केस स्टडी में आपको कोई केस दे दिया जाता है पुराना और जो हुआ होता है, तो और वो आपको पूछा जाता है कि आप इसमें अपने व्यूज़ रखिए। आपने व्यूज़ दिए और आपके व्यूज़ को इवेल्यूएट किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके व्यूज़ अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए था उस टाइम पे उस केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस स्टडी। अगला आता है तो बिज़नेस गेम्स। ठीक है, बिज़नेस गेम्स में आपको क्या होता है, हाँ बिज़नेस गेम्स में मैं एक बैंक का ही एग्जांपल दूंगा।
बिजनेस गेम में जैसे कि एक रेड आई गेम आता है बैंक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, उसमें आइडेंटिफाई उसमें क्या होता है कि चेक, डीडी और पैन कार्ड, इन सब पे ऊपर वो गेम वो होता है, ठीक है। उसमें एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अगर फॉर एग्जांपल अगर पैन कार्ड चेक कर रहा है तो कि पैन कार्ड ठीक है कि नहीं ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेता है और बताता है कि ये फेक है कि ओरिजिनल है, ठीक है। तो फिर उसमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इस तरीके के गेम्स होते हैं, ये होते हैं बिजनेस गेम्स। ऐसे बिजनेस गेम्स होते हैं जो स्किल्स गेम्स, जिसमें इन्वॉल्व होती है स्किल, उसमें भी वो स्किल गेम्स होते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरपर्सनल स्किल। रोल प्ले हम कवर कर चुके हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में एक स्मॉल ग्रुप बना दिया जाता है जहाँ एम्प्लॉयज़ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, जिसमें इसका मेन फोकस होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सामने वाली इसकी फीलिंग को भी समझ सकें, ठीक है। उसका फोकस ये होता है कि अगर आपके पास कस्टमर आए, कस्टमर किस फीलिंग में बोल रहा है, आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें के लिए सेंसिटिव ट्रेनिंग रखी जाती है। अब बिहेवियर मॉडलिंग लाके रोल प्लेइंग होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं नकलची बंदर की तरह एक सही बिहेवियर को हमें कॉपी करना चाहिए, उसको अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। जॉब नॉलेज, अब जॉब नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, कोचिंग, अंडर स्टडी। कोचिंग एंड अंडर स्टडी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, नाउ ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ऑन द जॉब में क्या होता है, ऑन द जॉब में भी एक सुपरवाइज़र होता है जो कि आपको ट्रेन करता है। जस्ट लाइक ए कोचिंग के मैं बोलूँगा कि एक सुपरवाइज़र होता है जो आपको ट्रेन करता है, उसके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए आपको ट्रेन करने के लिए, आपको जॉब रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करता है वो आपके, ताकि आपकी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, ऑलराइट। पर इसमें डीमेरिट सबसे बड़ी ये होती है कि आप एम्प्लॉय उतना ही सीख पाता है जितना उसके ट्रेनर को पता है, जितना उसके सुपरवाइज़र की नॉलेज है उतना ही वो सीख पाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। सो दिस इज़ ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज़ अगर स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल नीड्स, इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं, कमिटी असाइनमेंट होती है और स्पेसिफिक रीडिंग होती है। कमिटी एंड असाइनमेंट नहीं, तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स और स्पेशल रीडिंग। स्पेशल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ट्रेनी को एक स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसको क्लोजली रिलेटेड होता है वो कि ऑब्जेक्टिव उसके डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से। दिस विल ऑल्सो हेल्प्स इन एजुकेटिंग द ट्रेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एंड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स विद द अकाउंटिंग एंड अदर डिपार्टमेंट। डस द ट्रेनी एक्वायर द नॉलेज ऑफ अलाइड सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके से उसे दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी हो जाती है। तो ये हो गया स्पेशल प्रोजेक्ट। कमिटी असाइनमेंट, कमिटी असाइनमेंट हम कर चुके हैं। स्पेसिफिक रीडिंग जनरल्स दे दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम वो अपनी नॉलेज अपडेट कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के लिए क्या होता है, जॉब रोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल मैनेजमेंट, ये एक अच्छा है, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल मैनेजमेंट को। मल्टीपल मैनेजमेंट इज़ द नेम गिवन टू द सिस्टम वेयर बाय परमानेंट एडवाइजरी कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक रिकमेंडेशन टू द हायर मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या है, परमानेंट एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि प्रॉब्लम को स्टडी करती है और रिकमेंडेशन देती है हायर मैनेजमेंट को, और फाइनल डिसीजन क्या होता है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है, उसको लेना होता है। और क्या होता है, इसमें एक डिवाइस होती है, जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए जाते हैं ट्रेनीज़ के, वो भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और सीनियर बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं सॉल्यूशन। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है इस एडिशन बोर्ड की जो ट्रेनीज़ का बनता है कि वो क्या नाम है, सीनियर बोर्ड वाली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अच्छे से डील कर पाते हैं और अपने ओपिनियन दे पाते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए एक तरीके से ट्रेन हो रहे होते हैं। जब वो सीनियर लेवल की प्रॉब्लम अभी से समझने लगे हैं तो फ्यूचर में अगर उन्हें उस पोजीशन में जाना पड़े तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब टाइम बहुत हो गया है, इस वीक मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगा। ट्यूसडे को ये वीडियो अपलोड करूँगा, ट्यूसडे प्रोबेबली मंडे मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। और हाँ, अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी कभी भी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिश डेट का भी देखें कि ये भाई इतने टाइम पुराना है या क्या है, आप हमेशा मुझे मेल कर सकते हैं जो मैंने बताई studygrida@gmail.com पे। क्वालिटी सर्किल रह गया, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो आपका फटाफट आप सिलेबस फिनिश कराना है। इस वीक मैं आपको 3 वीडियो दूंगा, तो पूरी कोशिश है, काम सब हो गया है। और हाँ, अपने व्यूज़ देते रहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट पढ़ना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट डन हो चुका है, उससे तो बहुत सी क्लास होने वाली है। इंटरनेशनल बिजनेस भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद स्टार्ट होगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस तो इस तरीके से प्लान हो चुका है, और मैं सोच रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स लूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस कोई और सर लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको और बताना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जल्दी पढ़ना है, क्योंकि अभी तक स्टैटिस्टिक्स मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट या अपने ओपिनियन मेल करिए,
थैंक यू क्लास, और पढ़ते रहिए, अच्छे से रिस्पॉन्ड दीजिए, और बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, साल आज एकदम गोली की तरह जा रहे हैं। थैंक यू क्लास।